नमस्कार। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है और 19 अप्रैल को बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, जिनमें गया है, नवादा है, औरंगाबाद है और एक सीट कौन सी है? जमुई है। तो इन 4 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इन चारों सीटों पर समीकरण क्या है, क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं, जातीय गणित क्या है, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार मनोज मुकुल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 सीटों पे जो वोटिंग हो रही है, गया हो गया, तो एक एक करके इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जमुई लोकसभा सीट की, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं? जमुई में किसलय इस बार मुकाबला आमने सामने का ही है। 2 बार से वहाँ चिराग पासवान चुनाव जीत रहे थे। इस बार चिराग पासवान चले गए हाजीपुर, तो उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को वहाँ से उतार दिया है, अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। और अरुण भारती पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने आरजेडी ने भी नया उम्मीदवार उतारा है। अर्चना रविदास उनकी पार्टी के एक नेता हैं, महिला नेता हैं। उनको इस बार जमुई में आरजेडी ने उतारा, हाँ लोकल हैं, तो उनको उतारा है। तो जमुई में दोनों उम्मीदवार इस बार नए हैं और तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने भी वहाँ रैली की, मुख्यमंत्री भी रैली कर चुके हैं। चिराग पासवान लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं, लगातार वहाँ गली गली घूम रहे हैं। तो दोनों तरफ से प्रचार में पूरा जोर लगाया गया। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार वहाँ कैंप करके, लगातार कई जगह रैलियाँ करके अपने कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किए हैं। तो मुकाबला यहाँ, चूँकि दोनों नए उम्मीदवार है, तो मुकाबला यहाँ बड़ा आमने सामने का है और जोरदार है। अब इस मुकाबले में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 4 जून को मालूम चलेगा। लेकिन लड़ाई दोनों तरफ से, दोनों चूँकि नए फाइटर हैं, तो दोनों ने अपने अपने तरीके से, नए तरीके से चुनाव को लड़ा है। जो जातीय समीकरण है और जो यहाँ का इक्वेशन है, उसके हिसाब से देखें तो ये इलाका जो है ना, बीजेपी के डोमिनेंट वाला इलाका है। यहाँ से भी देखेंगे तो आप श्रेयसी सिंह, बीजेपी की यंग फेस है, वो बीजेपी की विधायक है, इसी इलाके से आती हैं, इसी लोकसभा क्षेत्र से आती हैं। इसके अलावा जो सुमित कुमार सिंह नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री हैं, वो इंडिपेंडेंट विधायक भी हैं, वो भी इसी इलाके से आते हैं। इस बीच एक घटनाक्रम ये हो गया कि सुमित सिंह के जो अपने भाई हैं, बड़े भाई है ना, अजय सिंह, वो चले गए आरजेडी ज्वाइन कर लिए। तो इससे माना यह जा रहा था कि कुछ जो राजपूत वोट है वो थोड़ा बहुत इधर उधर, अजय सिंह एक बार निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं, तो राजपूत वोट कुछ दायां से बायां हो सकता है, इस तरफ से उस तरफ हो सकता है। अब इससे कितना होता है, कितना वो कर पाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मोटे तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ मुकाबला बड़ा आमने सामने का है और दोनों चूंकि नए कैंडिडेट हैं, तो इसलिए चिराग पासवान ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा है कि उनके जीजा है, घर की सीट घर में रह जाए। और उधर से तेजस्वी यादव ने, चूँकि नई उम्मीदवार है और तेजस्वी यादव पूरा चुनाव लीड कर रहे हैं, खुद से प्रचार में चारों तरफ से अपने आप को साबित कर रहे हैं, उनको तो लीड कर रहे हैं। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, समझिए कि चुनाव यहाँ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, इन दोनों कैंडिडेट के अलावा। ठीक है, अगर जमुई की बात कर ले, इसके बस अगर गया चलते हैं, जहाँ जीतन राम मांझी खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो इस बार वहाँ पे क्या संभावनाएं बन? अब देखिए, गया में जीतन राम मांझी पहली बार एनडीए के कैंडिडेट बने। इससे पहले जीतन राम मांझी वहाँ 2 बार लोकसभा का चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं। 2014 में लड़े थे जेडीयू से, उस समय बीजेपी और जेडीयू का अलगाव हो गया था। उस समय जेडीयू अलग लड़ा था, महागठबंधन अलग था और जो बीजेपी एनडीए का कुनबा था वो अलग था। तो उस समय जीतन राम मांझी लड़े थे जेडीयू के टिकट पर। उसके बाद 2019 में क्या हुआ कि जीतन राम मांझी पाला बदल के चले गए उस तरफ, महागठबंधन में, तो फिर गया से महागठबंधन से लड़े थे। इस बार वो पहली बार एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ रहे। अब प्रधानमंत्री ने भी वहाँ रैली की है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई यहाँ जीतन, पिछली बार के जो परिणाम थे वो क्या थे? पिछली बार विजय मांझी वहाँ एक जेडीयू के लीडर हैं, तो उनको अच्छा खासा वोट मिला था और 3 लाख के आसपास वोट इनको मिला था, जीतन राम मांझी को, और 5 लाख के आसपास उनको वोट मिला था। तो मार्जिन अच्छा खासा था उसमें। तो उस लिहाज से विजय मांझी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विजय मांझी को इस बार टिकट काट दिया है जेडीयू ने और उनको घर बैठा दिया है। बहुत ज़्यादा सक्रिय भी नहीं थे वो। लेकिन अब चूंकि जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है और प्रधानमंत्री ने रैली में कहा भी है कि भाई यहाँ चुनाव जीतन राम मांझी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ चुनाव मैं लड़ रहा हूँ गया के लोगों से। और गया जो है ना, बिहार में पटना के बाद दूसरा बड़ा शहर है और गया में शहरी वोटर भी है और गया चूँकि सुरक्षित सीट है, तो यहाँ लड़ाई जीतन राम मांझी बनाम आरजेडी के सर्वजीत पासवान के बीच है। सर्वजीत पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एमएलए हैं इस वक्त।
सर्वजीत पासवान मंत्री भी रहे हैं। अभी जो महागठबंधन की सरकार थी, जब भी जो नीतीश कुमार जी से पहले जो दिसंबर महीने तक सरकार थी, उसमें मंत्री भी थे वो, और वो पूर्व सांसद के बेटे भी हैं। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका भी है, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप जान ही रहे हैं कि जीतन राम मांझी वहाँ के लोकल लीडर है। तो वहाँ चुनाव जो है ना बहुत वो है, मतलब कसा हुआ चुनाव है। और कसा हुआ चुनाव में अब जीतन राम मांझी तीसरी बार लड़ रहे हैं। अब कायदे से तो मेरा जो अनुमान कहता है उसके हिसाब से जीतन राम मांझी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि 2 बार का उनका अनुभव रहा है, और 2 बार, एक बार चूंकि वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं तो उनके मतलब इंडिपेंडेंट मतलब जेडीयू से लड़े हैं तो उनका अपना एक बेस वोट तैयार है वहाँ पर, और पिछली बार महागठबंधन से भी लड़े थे, तो वो इस इलाके के लिए नए नहीं है, उनका अपना एक बेस वोट तैयार है, हाँ जाना माना नाम है। तो अब ये भी हो सकता है कि अगर जीत के जाएंगे, अपनी पार्टी से इकलौते सांसद बनेंगे, तो हो सकता है केंद्र में उनको मंत्री बनने का भी मौका मिले। तो इसी लिहाज से वो थोड़ा, जो आरजेडी एक कैंडिडेट है उनकी तुलना में नाम के आधार पर भारी पड़ रहे हैं। सी वोटर का सर्वे भी ये कह रहा था कि जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मुकाबला बहुत ही कसा हुआ वाला है। तो अभी वोटिंग में 1-2 दिन समय है, तो और भी जो है अब समय के आप तब मतलब 19 को वोटिंग है, हाँ तो बस वही चलेगा। हाँ तो उसमें कुछ मामला अब आखिरी मूवमेंट में क्या होता है अब वो देखने वाले। इसके बाद औरंगाबाद सीट पे चलते हैं। वहाँ से भी जो आपका सी वोटर का सर्वे, वो यही बता रहा था कि इंडिया गठबंधन वहाँ से आगे चल रहा था। अब चूंकि वो सर्वे की बात हम कर नहीं सकते है ना, लेकिन जो वोटिंग होनी है उसके हिसाब से अगर देखें तो औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह, औरंगाबाद के बारे में किस लिए बता दे कि औरंगाबाद में राजपूत जाति के सांसद ही आज तक जीतते रहे हैं, आज तक, पार्टी चाहे जो भी हो, है ना। एमपी जो है ना राजपूत जाति का हो, उसको बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, चित्तौड़गढ़। तो वहाँ जो है राजपूत जाति से सुशील कुमार सिंह है, बीजेपी के। सुशील कुमार सिंह पहले जेडीयू में, समता पार्टी में भी रह चुके हैं, अभी बीजेपी से 3 टर्म से एमपी हैं सुशील कुमार सिंह। और उनका मुकाबला किससे है? उनका मुकाबला है अभय कुमार सिन्हा से। अभय कुमार सिन्हा कर लीजिए, अभय कुमार कुशवाहा कर लीजिए। अभय कुशवाहा जेडीयू से विधायक रह चुके हैं, अभी तक हाल तक वो जेडीयू के पड़ोस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने उनको बुलाया अपने पास और पार्टी से इस्तीफा दिलाकर उनको सिंबल दिया और कहा कि आप जाके औरंगाबाद में आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़िए। यहाँ से निखिल कुमार सिंह जो एमपी रह चुके हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, मतलब सीट कांग्रेस के खाते में गई ही नहीं। तो अभय सिन्हा वर्सेज सुशील कुमार सिंह। अब वहाँ राजपूत वोटरों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि हमको किसी तरीके से चित्तौड़गढ़ को बचाना है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो राजपूत वोट यहाँ यूनाइट होगा सुशील कुमार सिंह के पक्ष में, है ना। लेकिन वहाँ कुशवाहा वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है, कुशवाहा वोटर भी अच्छी खासी संख्या में। अभय कुमार सिन्हा कोई बहुत बड़ा जाना पहचाना, बहुत बड़ा चर्चित नाम नहीं है, लेकिन लालू यादव ने एक प्रयोग किया है, और प्रयोग इस लिहाज से किया है कि भाई हम वहाँ के लोगों को लाकर, एक यंग फेस को देकर हम एक प्रयोग करके देखना चाहते हैं कि क्या हम वहाँ सीट निकाल पाते हैं। वो जो राजपूत का जो समीकरण है, जो राजपूत वोट वहाँ एक तरफा जाता है, उसको हम कितना तोड़ पाते हैं। अभी ये खबर भी आई कि भाई निखिल कुमार सिंह टिकट नहीं मिला तो उनके लोग थोड़ा एक्टिव नहीं थे, न इधर से न उधर से, किधर से। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, ये देखने वाली बात होगी वहाँ पर औरंगाबाद में। ठीक है, इसके बाद से अगर बात नवादा लोकसभा सीट करें तो वहाँ पे क्या समीकरण बन रहा है, वहाँ पे क्या हालात आपको दिख रहे हैं? नवादा देखिए, नवादा पहले सुरक्षित लोकसभा सीट हुआ करता था। यहाँ से पहले, इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी थी। हाँ, तो 2009 में क्या हुआ कि 2009 में भोला बाबू भूमिहार वहाँ से एमपी जीते बीजेपी से। 2014 में क्या हुआ कि वहाँ से गिरिराज सिंह को लड़ाया गया वहीं से, नवादा से। और 2019 में चंदन सिंह एलजेपी से, सूरज भान के भाई जो हैं, वो चुनाव लड़े और वो जीते, है ना। तो 2009, 2014, 2019 ये पिछले 3 चुनाव से, उससे पहले वो सुरक्षित सीट हुआ करती थी, तो वहाँ रिजर्व सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट एससी का ही चुनाव लड़ सकता है। तो 2009 में जब से रिजर्व फ्री हुआ है, तब से वहाँ से भूमिहार जाति के 3 बार से लगातार एमपी जीत रहे हैं। और इस बार भी बीजेपी ने अपने खाते में सीट लेकर सीपी ठाकुर, जो बीजेपी के एक बड़े नेता रहे हैं बिहार में, उनके बेटे जो भी राज्यसभा सांसद है विवेक ठाकुर, उनको चुनाव लड़ाया है। विवेक ठाकुर भी राज्यसभा के एमपी हैं, तो विवेक ठाकुर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं नवादा में जाकर। तो शुरुआत में मामला आया था कि भाई विवेक ठाकुर बाहरी हैं और हमेशा से यहाँ बाहरी कैंडिडेट जो चुनाव जीतता रहा है, चंदन जी को भी बाहरी बताया गया, गिरिराज को भी बाहरी बताया गया, भोला सिंह को भी बाहरी बताया गया। तो इस बार हालांकि विवेक ठाकुर वहाँ 4-5 साल से काम कर रहे थे, मतलब उन्होंने माइंड सेट कर रखा था कि हमको लोकसभा चुनाव लड़ना है फ्यूचर में, तो नवादा से ही लड़ना है। तो नवादा में वो काम कर रहे थे, तो पार्टी ने उनको नवादा लड़ने के लिए दिया है। तो बीजेपी ने तो वही कार्ड खेला है, बीजेपी भूमिहार कैंडिडेट लगातार बना रही थी, तो बीजेपी ने इस बार भी भूमिहार कैंडिडेट बना दिया है ना,
सिंबल चेंज कर दिया है, अपनी पार्टी का सिंबल दे दिया है, बीजेपी का कैंडिडेट है। लेकिन मामला खेल वहाँ हुआ है आरजेडी में। आरजेडी में वहाँ राजबल्लभ यादव जो है नवादा के एक दबंग नेता हुआ करते हैं, राजबल्लभ यादव। राजबल्लभ यादव की पत्नी वहाँ से विधायक है अभी। तो राजबल्लभ यादव चाह रहे थे कि उनके परिवार से किसी को टिकट मिले, उनकी मर्जी से किसी को टिकट मिले, लेकिन लालू यादव ने राजबल्लभ यादव या फिर यादव परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया। लालू यादव ने वहाँ उम्मीदवार बनाया श्रवण कुशवाहा को। श्रवण कुशवाहा पार्टी के महासचिव हुआ करते थे, मतलब लीडर थे, उनको टिकट दे दिया एक प्रयोग के तौर पर कि हम यहाँ यादव को टिकट नहीं देंगे, हम यहाँ टिकट देंगे कुशवाहा को। तो वहाँ चुनाव लड़ाया यादव की जगह कुशवाहा को। अब इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि आरजेडी में जो एक तबका है राजबल्लभ यादव के ग्रुप का, राजबल्लभ यादव का जो करीबी गुट है, राजबल्लभ यादव के जो करीबी विधायक है, वो जो है ना बगावत में आ गए। अब राजबल्लभ यादव के परिवार से कैंडिडेट हो गए विनोद यादव परिवार से। अब नतीजा ये हुआ कि जो राजबल्लभ यादव के करीबी जो फैमिली के विधायक हैं, जो सपोर्टर विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, वो इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं उनके लिए, विनोद यादव के लिए। तो पार्टी के लिए वहाँ बड़ा दुविधा की स्थिति है। पार्टी दो भागों में बट चुकी है नवादा लोकसभा सीट पर। एक जो है ना कैडर श्रवण कुशवाहा के लिए काम कर रहा है, जो नेतृत्व को मानता है, एक जो राजबल्लभ यादव को मानता है, वो काम कर रहा है विनोद यादव के लिए। तो यहाँ पार्टी डिवाइड, मतलब एक तरीके से समझिए बट गई है। और तेजस्वी यादव अपनी रैली में बात कह भी चुके हैं कि भाई जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा दिया, पार्टी के साथ काम नहीं किया, उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है। तो एक मैसेज राजबल्लभ यादव के परिवार को दिया गया है वहाँ पर। अब यहाँ आरजेडी बटी हुई है, मतलब दो हिस्सों में। यादव के माँ अलग है और कुशवाहा कैंडिडेट बनाया हुआ है। अब कितना यादव वोट तोड़ पाते हैं राजबल्लभ यादव, क्योंकि यादवों के नेता तो बड़े नेता लालू यादव ही हैं। अब वो कितना वोट तोड़ पाते हैं राजबल्लभ यादव अपने कैंडिडेट के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और जो भी सेंधमाड़ी होगी वो उस तरफ होगी, तो इसका फायदा बीजेपी कैंडिडेट को हो सकता है वहाँ पर। लेकिन बीजेपी कैंडिडेट के साथ एक माइनस पॉइंट ये आ गया, गायक चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, एक जो गुंजन सिंह नाम के एक गायक है। हालांकि लास्ट मोमेंट में मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनका इफेक्ट कुछ डाल पाएंगे, लेकिन एक थोड़ा बहुत जो भी काटेंगे वोट, 10, 20, 50, 500, 1000 जो भी काटेंगे, वो अपनी जाति का काटेंगे, जो वोट बीजेपी का वोटर है। तो ये हुई लोकसभा की 4 सीटों की बात, जहां पर बिहार में इस बार 19 अप्रैल को मतदान होना है। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुमान कहता है, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।